भी, दी, ता। ठीक है, चलो, राइट, जो भी है आप अपने हिसाब से। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इसमें है समान यानी इसमें अपन इन वंशागति में आता है एक पार्ट, इसी चीज को सुनेंगे 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 एक मिनट। इसमें आता है हेरिडिटी, हेरिडिटी, राइट, इसमें आएगा हेरिडिटी। हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब होता है कि पैतृक से संतति में समान लक्षणों की वंशागति। और वेरिएशन में आता है पैतृक से संतति में नए लक्षणों का स्थानांतरण। ठीक है, अपन बोलते ना हेरिडिटरी कैरेक्टर है यार, अरे ये हो गया, अरे हाँ यार उसके एक जैसे ये वाली, ये अरे डायबिटीज, हाँ हेरिडिटरी है तुम्हारी तो, हाँ इसलिए है डायबिटीज, तुमको भी हो गई, अच्छा कैंसर है तुमको, अच्छा अच्छा पहले किसको था, अच्छा ठीक, तो वो हो गया हेरिडिटी। ठीक है, तो जो एक समान जो चीज आ गई वो हेरिडिटरी मैनर में आ गया। वेरिएशन मतलब नई चीज आ गई, तो वेरिएशन अपन पढ़ेंगे। विविधता का मुख्य कारण दो चीजें होती है, ठीक है, जो मैं यही नॉर्मल लिखवा दे रहा हूं। इसका कारण ये तो मालूम है, विविधता का कारण जो है, पहला है क्रॉसिंग ओवर, पहला है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा है निषेचन, निषेचन और फर्टिलाइजेशन। विविधता दो चीजों से आ जाती है हमेशा, एक होता है जीन विन में, दूसरा निषेचन। हेरिडिटी, तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट अब नोट करके लिख लिया सबने? हो गया, लिख लिया? देन इसके बाद नेक्स्ट है नोट करके लिख लो, नोट में लिखो, नोट में पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर लिखना कि पंजाब में वाइल्ड काउ से ही साहिवाल काउ का निर्माण देखा गया था। वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वही उतारो जरा उसको, नीचे लिखा हुआ है एक जगह, पंजाब में साहिवाल काउ, उसमें लिखना, देखो सबसे नीचे लिखा है पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त की गई हैं। ये पूरा उतार लो, पेज नंबर, आपका पेज नंबर कौन सा है? 77, 77 में नीचे, ठीक है ना, मिला? पुरानी जंगली गायों के, पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनके, हाँ उनको पालतू बनाकर, उनको पालतू बनाकर, हमने भर नहीं लिखना, उनको पालतू बनाकर उच्च भारतीय किस्में प्राप्त की गई हैं, उच्च भारतीय किस्में प्राप्त की गई हैं। जैसे
पंजाब की साहीवाल गाय, जैसे पंजाब की साहीवाल गाय, वो हिंदी है, हिंदी सुधार लो, हमने भर नहीं लिखना क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है। दूसरा, दूसरा है ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग की सबसे पुरानी तकनीक। ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, वो कौन सा पार्ट होता है? सिलेक्शन या चयन। ठीक है, तो ओल्डेस्ट प्रोसेस का अभी तक यही चलता है, चयन ही करते हैं। क्यों राज? चयन ही तो करते हैं। जैसे अपन ने एक एपिसोड भी देखा था, कौन सा? राखी का स्वयंवर। देखा था कि नहीं देखा था? राखी का स्वयंवर नहीं मालूम? अरे राखी सावंत ने अपना स्वयंवर रचाया था ना। अब राखी सावंत को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानना भी नहीं कभी। ठीक है, तो ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ द ब्रीडिंग जो है वो सिलेक्शन होता है। ठीक है, चयन। तो चयन पहले भी था, आज की डेट में भी चयन हो रहा है, और वही चीज चयन करा भी जाता है। ठीक है, वही देते हैं, लड़की देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, तो चयन ही करते हैं ना उसमें। ठीक है ना राज? तो बहुत मुस्कुरा रहे यार, तुम यार मुस्कुराने लगते हो। और जब मैं बोलता हूँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, गांव गांव के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो राज बहुत ज्यादा बेचारे का दिल डूब जाता है, क्योंकि वो याद करता है अपनी वाली सेटिंग का क्या होने वाला है। ठीक है, सर ने तो इधर इनब्रीडिंग डिप्रेशन बता दिया कि गांव के गांव में यार कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपना पड़ोस का क्या होगा फिर? ठीक है, तो चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ द ब्रीडिंग। इसलिए क्या होता है, देखिए इसलिए क्या होता है, सीधे सिंपल, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती थी। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार कहीं एक गोत्र होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं काफी चीजें होती हैं, एक ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो काफी चीजें वर्क करती थी जो पहले से थी। बाद में उसका साइंटिफिक वो रहा कि भाई एक ही ब्लड ग्रुप के यदि एक ही ब्लड यदि रहता है, रिलेशनशिप यदि एक ही रहते, एक ही फैमिली के लोग हैं और जिस जगह पे यदि बसे हुए हैं, तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब ऐसे रोग प्रकट हो सकते हैं जो कभी छुपे हुए हैं। इसलिए इस टाइप से किसी के भी पैतृक 4-5 जनरेशन तक यदि एक ही है, तो उनमें इस टाइप से मैरिज को अवॉइड करना अच्छा होता है कि बाद में होने वाली संतति में इस टाइप की कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आ जाए। और ये जो मैंने बताया ना, ये होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क है, ये साइंटिफिकली प्रूव है और हम लोग ने तो देख लिया। ठीक है, हमें तो एक मैंने बताया था ना, एक डॉक्टर ही थे, हाँ डॉक्टर साहब, उनने अपने बड़े ताऊ की लड़की है, मतलब बहन से शादी कर ली, बहन से ही वो ताऊ की लड़की तो बहन कहलाई ना। ठीक है, तो वो सिस्टर है, तो वो सिस्टर से मैरिज कर ली। तो अब उनकी जो बेटी हुई है, उनकी बेटी जो हुई है वो मेंटली रिटार्डेड है, हाई लेवल पर, हायर लेवल बहुत ज्यादा। और माँ बाप की करने की सजा बच्चे को भोगनी पड़ रही है। और अच्छी बात ये भी, अब अच्छी बात ये भी है कि जब तक माँ बाप जो रहते हैं, बच्चे को देख के तो सब उम्मीदें रहती हैं, जितना वो मरेगी उससे ज्यादा तुम मरोगे। ये गलती ही नहीं करनी चाहिए थी किसी भी मैनर में, कि जो पेरेंट्स को उनके भी पेरेंट्स ने दी होंगी ना बद्दुआएं, जम से लगेंगी बद्दुआएं तो काम करती हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स में भी बहुत ज्यादा थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी लड़की के इस शौक के कारण, राइट, इस न्यूज की वजह से। तो सोचो क्या हुआ होगा, नेचर जो है, नेचर नेचर सब बैलेंस करके रखता है। तो उन्होंने उठा करके वो दिया, और वहीं क्यों दिया, उसी लड़की को दिया, और भी बहुत सारी चीजें होती, नॉर्मल हो सकती थी लेकिन नहीं, एबनॉर्मल। तो ये होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सिलेक्शन वाला पार्ट, ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ द ब्रीडिंग कौन सा जगह, सिलेक्शन, जो नया भी पार्ट है। देखो इसके बाद आते हैं अपन, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के पहले भी वर्क किया, राइट। अरब कंट्रीज जो थी, अरब कंट्रीज में अपने यहाँ घोड़े नहीं होते थे, यहाँ ध्यान रखिए, घोड़े पहले अरब कंट्रीज में ही होते थे, अपने यहाँ तो हाथी होते, राइट। जब सिकंदर जिस समय आए थे यहाँ पर, तो वो घोड़ों में चढ़ के आए थे, उन्होंने पहली बार हाथी देखा था।
ठीक है, तो पहली बार उनकी सेना हाथी देख करके घबरा गई, ठीक है, कि ये जानवर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो तो इसके बाद तो वहीं से वहीं निकल लिए थे, इसका वो अंदर आई नहीं, क्योंकि अपने यहाँ सबसे पहले जिस समय पाकिस्तानी एरिया था झेलम, राइट, झेलम साइड थी, ठीक है, पाकिस्तान के वहां पर, राइट, तो वो पूरा एरिया अपना था। तो उस समय वहां पर पोरस, राइट, पोरस जो था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो वहां जो पोरस जो थे, पोरस ने उससे सबसे पहले उसको टक्कर दे दी थी। और उसके बाद तक्षशिला का यहाँ क्षेत्र अपना बहुत बड़ा था, जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था, ये तक्षशिला बहुत बड़ा था। यानी आप सोचो कि इस समय बहुत, यानी कहना चाहिए पहले यहाँ इंडियंस जो थे, जो लोग थे इस जगह के, बाद में तो इंट्रोड्यूसर आ गए चीज थे, लेकिन अपन सब ओरिजिनली यहीं के हैं। ओरिजिनेशन हमारा यहीं का, उत्पत्ति हमारी यहीं की है। तो जो ओरिजिनेशन यहाँ पर था जिन लोगों का, उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। जब यहाँ पे तक्षशिला का जो लाइब्रेरी जलाई गई थी, लाइब्रेरी थी, मतलब इतना ज्यादा लेक्चर वगैरह था, वो लगभग 4 से 6 महीने तक जलता रहा वो लाइब्रेरी। सोच सकते हो, 4 से 6 महीने तक वो जलती रही। इतनी बड़ी तक्षशिला, तक्षशिला कहा जाता है, तक्षशिला जो था एक बहुत बड़ा शिक्षा का हब था। और इस जगह पे वो कौन सा था, नंददेव, नंद मौर्य कोई था उस समय, शासन वो करते थे, और उनकी सेना तो बहुत बड़ी थी। तो इसके कारण पहली पोरस जी ने जब टक्कर वहां दे दी उठा करके, तो पहले ये चीज था कि अपने यहाँ हाथी वगैरह जो थे उनको ही कंट्रोल करके रखा जाता था। घोड़े अपने यहाँ आए अरब कंट्री में। अरब कंट्री में लोगों को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि अच्छी संतान के लिए अच्छे घोड़ों को ही क्रॉस करने दिया जाता। और जो यदि डिजीज होते, कमजोर घोड़े होते, तो उनको गोली मार देते थे उठा के। समझ में आई बात? तो ये जेनेटिक्स का पार्ट पहले से ही मालूम था, साइंस नहीं मालूम होगा साइंस, अपन तो साइंस बाद में चल रहा है, लेकिन जेनेटिक्स तो पहले से मालूम था ना। और इसके बाद यानी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा नहीं, मेंडल पहली बार अवतरित नहीं हुए थे, ठीक है, कि एकदम से अवतार लिया और उन्होंने पहले अनुवांशिकता के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बकवास करी, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो है, एक एक बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि मणिपाल में आया है, इसके अलावा नहीं, एक नहीं, दो दो मैं बता देता हूँ जो पहले आया। तो इसमें लिखेंगे प्री मेंडेलियन थ्योरीज, ये उसमें नहीं है, प्री मेंडेलियन थ्योरीज। प्री मेंडेलियन थ्योरीज, मेंडल के पहले की जो थ्योरीज थी, राइट, मेंडल के पहले की जो थ्योरीज थी, पहला है, एक बार लिख लो, पैनजीन, हिंदी में भी लिख सकते हो, पैनजीन सिद्धांत, हिंदी में लिखना बिल्कुल, पैनजीन सिद्धांत, राइट। पैनजीन सिद्धांत ये दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, सुनिए पहले बस इसको सेंसर, क्योंकि आना है नहीं, ये तो केवल मणिपाल में आया था, इसका मैं बता रहा हूं कि बॉडी की प्रत्येक सेल से एक फिल्म जैसे कण बनते हैं, यानी हर एक सेल की क्या बन गई, पिक्चर बन गई। क्या जी समझ में आई बात? इस फिल्म को क्या कहा जाता है, जिम्यूल या पेंजीन कहते हैं, राइट। अरे स्पेलिंग गड़बड़ हुई, तो स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग क्या सुधारोगे, मुझे सुधारना पड़ेगा, जिसे जिम्यूल या पेंजीन कहा जाता है। ये जो होते हैं पेंजीन, ये कहां पहुंच जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण के द्वारा कहां पहुंचेंगे, गोनेड्स, गोनेड्स मतलब होते हैं प्रजनन अंगों में, और प्रजनन अंग से कहां पहुंचते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अपन बोलते हैं F1 जनरेशन, आपने पढ़ा होगा, F1 F2 तो पढ़ा है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं अगली पीढ़ी में, ठीक है। ये आना नहीं है, हालांकि मणिपाल में जब ये पूछा गया था तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूरा पूरा ये पूछा था, राइट, कि सेल के प्रत्येक फिल्म जैसे कण यदि बनते हैं, जिनको जिम्यूल कहा जाता है, जो नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचते हैं, ये किसकी थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी, तो उन्होंने जिम्यूल वर्ड यूज किया था, पेंजिन वर्ड नहीं। तो ये कौन सी थ्योरी थी, पेंजिन थ्योरी, राइट। बस तो सिंपल बकवास है, कुल मिला के इसको ऐसे लिख लो बस, ठीक है, कोई ज्यादा है नहीं। तो प्रत्येक सेल या टिश्यू जो है फिल्म जैसे कण बनाती, जिससे क्या कहा जाता है,
जिम्यूल या पेंजिन, जो रक्त परिसंचरण के द्वारा जननांगों में पहुंचता है और फिर इसके बाद वो कहाँ ट्रांसफर होगा, अगली पीढ़ी में। पेंजिन थ्योरी। एमपीपीएमटी में भी आया था पेंजिन थ्योरी वगैरह, एमपीपीएमटी का स्टैंडर्ड था। हो गया, लिख लिया, फटाफट लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। अपन तो फिर मेंडल भाई साहब में आ रहे हैं, मेंडल को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दें, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, किसी को हिंदी इंग्लिश में परेशानी तो नहीं ना इतना? अब इतना तो सहना पड़ेगा यार। हिंदी में हम बोलते भी जाते हैं, आप पूछते भी चले जाना, यदि किसी चीज में गड़बड़ लगती है तो बता दो। बॉडी की प्रत्येक सेल में फिल्म जैसे कण बनते हैं, जिनको जिम्यूल या पेंजिन कहा जाता है, जो रक्त परिसंचरण द्वारा जननांगों में पहुंचते हैं। जननांग लिख लो, जननांग मतलब गोनेट्स कहलाते हैं। वो लिख लिया करो डबल बार, यदि एक बार नहीं मानो ना तो दूसरे बार लिख लो, जननांग मतलब गोनेट्स। तो आपको ध्यान रखना है, गोनेट्स मतलब होता है टेस्टिस ओवरी, राइट। गोनेट्स यदि कभी कहा जाए, कभी आप आगे आप लोग पढ़ेंगे, राइट, तो गोनेट्स मतलब होता है टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। रश्मि जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। दूसरी दूसरी जो थ्योरी थी वो थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो वीजमान, राइट, बीजमान भी लिखा जाता है हिंदी में। कई बार उसको बीजमान ऐसा लिखते हैं, जिसे बीजमान ने प्रपोज किया था, राइट। जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। जर्म प्लाज्म की, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, सॉरी, ये कहलाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जनन द्रव्य। द्रव्य लिख लेना, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ये एमपीपीएमटी में पूछा गया था कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? वीजमान। ये आपकी वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा आएगा, वीजमान भाई साहब आएंगे बुद्ध विकास में, है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या बोल दिया, वीजमान भाई साहब ने क्या बोला, ठीक है, इनने बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लें, राइट। एक मतलब सेल जो होती है, सेल को, सॉरी, सेल को अपन दो पार्ट में डिवाइड, प्रोटोप्लाज्म, सेल को अपन, कोशिकाओं को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका, ठीक है। मतलब सोमैटिक सेल कायिक कोशिका, दूसरा हो जाएगा जर्मिनल सेल जनन कोशिका। इसमें उपस्थित जो द्रव होता है उसको बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है भाई? जर्म प्लाज्म। इतना इंग्लिश में, हिंदी में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना, राइट। कायिक कोशिका, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका और जनन कोशिका, हिंदी में बोलते जा रहा हूं, इंग्लिश में लिख दिया है। कायिक कोशिका में लिखना है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, राइट। सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका। सोमैटिक सेल में लिखो कि जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाती है।
ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, आखिरी में मिट्टी में ही मिल जाना है। क्यों शुक्ला जी? वही तो थे। हाँ, जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाती है। तुम तिवारी जी, तुम जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाती है। तुम तो यार फिलॉसफी में चले जा रहे हो। शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट, बस इतना लिखना है। कायिक कोशिका क्या होती है? जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट। ठीक है। जनन कोशिका में लिखो, जनन कोशिका में लिखो कि मृत्यु से पहले ही, मृत्यु, जीव की मृत्यु से पहले ही ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। समझ गए? हाँ, वंश तो चलता ही रहना, ये मत लिख देना। जीव की मृत्यु से पहले अगली पीढ़ी में स्थानांतरित, जीव की मृत्यु से पहले अगली पीढ़ी में स्थानांतरित, अतः इन्हें अमर माना जाता है। अतः इन्हें अमर माना जाता है। हाँ, जरूर लगा देना। अमर, अमर, मर भर नहीं आज, ठीक, अमर, इमोर्टल। अतः इन्हें अमर माना, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत। राइट। सोमैटोप्लाज्म मतलब ये कहा था कि जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो गए, लेकिन जीव की मृत्यु से पहले ही जर्नल सेल्स कहां पहुंच जाती हैं? अगली पीढ़ी में। इसीलिए इसे कहा जाता है जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत। राइट। ये थ्योरीज थी, जो दो थ्योरीज थोड़ी हैवी टाइप थी, अच्छी वाली थी, वो मैंने आपको बता दी। हालांकि 10 साल के पेपर में आपको कभी ये थ्योरीज नहीं दिखाई देंगी एआईपीएफ में भी, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर दिख सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब लिखो मेंडेलियन, मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है, मेंडल के बारे में आ जाते हैं, भाई साहब मेंडल। नेक्स्ट लिखेंगे मेंडल की संक्षिप्त जीवनी। जीवनी तो गड़बड़ लिखा है, ठीक है, आप लोग सुधारना, देखते तुम लोग की हिंदी कितनी अच्छी। ऐसे लिखते हैं पक्का? ठीक है, ओके। मेंडल की संक्षिप्त जीवनी, ठीक है, मेंडल की संक्षिप्त जीवनी, ठीक है। तो पहला नंबर रश्मि जी, पहले नंबर अपन लिखते हैं डॉग, डीओबी। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1822। इसको आपको लिखना है बस केवल शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी जरूर लिखना। ये एमपीपीएमटी में पूछा गया कि उनका जन्म किस शताब्दी में हुआ। 19वीं, तो ये अपन किस शताब्दी में चल रहे हैं अभी? 23वीं, 20वीं में कि 21वीं? 21वीं शताब्दी चल रहे हैं। अब 2100 आएगा ना, अब 2100 आएगा ना अपना, 2000 चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2000 से 2100 आएगा 21वीं शताब्दी में, ठीक है। और 21वीं से जो लोग यदि 2200 में जाएंगे तो वो 22वीं शताब्दी में जाएंगे। इसके पहले जाता है ये था यहां तक जितना हो, 1900 से लेकर के, राइट, नहीं 1800, हाँ 1800 से जितने लोग गए, ये था 1800 के बाद, ये 19वीं, यहाँ 20वीं, 20वीं से यहाँ भी 21वीं, अपन 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं अपन बीच में। और यहाँ जो थे 1800 वाले पार्ट में 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएमटी में, एमपीपीएमटी में, राइट। हाँ, इनका दूसरा नंबर है स्थान, सिलीशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, और ये यूरोप में है, ऑस्ट्रिया। सिलीशिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इनके अध्ययन के विषय दो इन्होंने लिए थे। पहला नंबर एक था नेचुरल साइंस, और दूसरा हिंदी में लिखते हैं
नहीं तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी मालूम ना, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का ही इन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया। सांख्यिकी का यूज कैसे करते हैं रश्मि जी? कैसे? जैसे हमने बोला कि अरे यार 95 आ रहा है, 96 आ रहा है, अरे चलो 100 मान लो। समझ में आई बात? ऑन एन एवरेज के हिसाब से, राइट। अब मेंडल ने, तुम लोग को मालूम है, 3:1 खोजा। अरे गधो सुनो तो, 3:1 खोजा, राइट, 3:1। अब ऐसे थोड़े कि पेड़ जो लगे होंगे उन्होंने बोला नहीं 900 और 300 ही लगेंगे हम भैया, देखिए हम 900 300 लगेंगे, नहीं इससे ज्यादा नहीं लगेंगे एक गार्डन में, ऐसा थोड़े होने वाला है। समझ गए? हो सकता है वहां कितने लगे, 915 लगे हो, यहाँ पे कितने लगे हो, 310 या 305 या 280 करीब लगे। उन्होंने इसको ऑन एन एवरेज कितना लिया, 3:1 रेशियो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आता है गधो, इस टाइप के मैनर में। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी पढ़े हो अच्छे से? 10th में एनसीईआरटी थी नहीं ना? 10th में मेंडल्स लॉ था, उसमें एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं, नंबर नंबर भी दिया हुआ है, पेड़ों के नंबर, एनसीईआरटी। तो ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने बोला नहीं 90 30 30 और 10 इतने ही आने वाला है, ऐसा नहीं होता कभी। समझ में आई बात? ऑन एन एवरेज। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन कभी दिया जाए तो आप लोग उसको ये नहीं सोचना है ना, समझ गए ना क्या नहीं सोचना है, उसको एवरेज मैनर में निकालना है। ठीक है, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आता है बाद में बताऊंगा, जैसे ले आता है 26 24 25 और एक और 26 24 25 और एक और पार्ट कोई लेते हैं, कुल मिलाकर के 100 हो जाते हैं। या थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इस कारण से, या अपन इसको 27 ले लेते हैं या कोई भी चीज, ठीक है, या 25 हो जाएगा। तो इसको ऑन एन एवरेज क्या मानते हैं, 1 1 1 और 1। तो भाई समझ में आई बात? अभी ना, हाँ 1 1 1 1 रेशियो माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का नंबर आए, अभी से जगा दिया आज की डेट में, क्या डेट है, 13 तारीख। और शुक्ला जी, वो अपन बोलते हैं ना पंडितों में, ग्रह पक्ष ये इतनी त्रिभुजा और ये इतनी तारीख को मैंने आज आपको बता दिया है, इस शुक्ल पक्षे जैसे माते है ये, राइट, ऐसा होता है। बड़ा अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं, अब वो आना चाहिए कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा ही चल रहा है, उस समय मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। समझ गए? ध्यान रखना इस चीज को अच्छे तरीके से आज की डेट में। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखी जाए कि नंबर आपको जब भी दी जाएंगे तो वहां थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, नहीं तो रेशियो ही ना पकड़ पाओ तुम कि किस रेशियो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचुरल साइंस और सांख्यिकी का उपयोग करने किया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अध्ययन के विषय अपने हो गए। फिर इसके बाद ब्रून मॉनेस्ट्री, ब्रून मठ में वे पादरी बन गए, प्रीस्ट, पादरी। क्रिश्चियन में पादरी होते हैं। ठीक है, यदि बाई चांस हिंदू होते तो पंडित बन जाते, और यदि बाई चांस मुस्लिम होते तो मौलाना बन जाते। समझ में आई बात? तो वहां पर उसके हिसाब से चलते, सब वो पूरा पार्ट होता है। तो ये प्रीस्ट बन गए, पादरी बन गए, और अपने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जो किए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके बाद उन्होंने अपने प्रयोग किए। अब भाई काफी चीजें हैं प्रयोग के बारे में। देखो, प्रयोग जो किए थे, पहला नंबर होता है कि स्थान कहाँ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रून मठ, ठीक है, ब्रून मठ के बगीचे में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। दूसरा प्लांट कौन सा था, पादप कौन सा था, वो आपको मालूम है, मीठी मटर। कौन सा, पाइसम सटाइवम। पाइसम अलग अंडरलाइन और सटाइवम अंडरलाइन अलग, लिनियस ने दिया था। ठीक है, इसे बोलते हैं खाने वाली मटर, खाने वाली मटर या बगीचे वाली मटर, बगीचे वाली मटर। लेकिन इसको मीठी मटर नहीं कहते, मीठी मटर अलग होती है ना, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मीठी मटर नहीं है। पाइसन टाइप मतलब खाने वाली मटर और बगीचे वाली मटर कहलाती है।
ठीक है, और कितने साल तक इन्होंने किया, ईयर्स, ईयर था, ये पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, राइट। 1856 टू 63, 7 ईयर्स तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कितने साल इन्होंने अपने प्रयोग किए, 1856 टू 63, 1856 टू 63 इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। जी समझ में आ रहा है, ठीक है, अरे हाँ तो बोल दो, ठीक है। फिर इसके बाद डी, डी नंबर अपन ले लेते हैं, 1865, 1865 में, 1865 में, ठीक है, अपने प्रयोग प्रकाशित प्रकाशित किए, ऐसा लिखो, प्रकाशित किए, और उस पत्रिका का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बस आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, इधर से सुनो, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पत्रिका का नाम, पत्रिका का नाम क्या है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इधर देखो, एनुअल प्रोसीडिंग मतलब वार्षिक कार्यकलाप, वार्षिक कार्यकलाप को जिस पत्रिका पे प्रकाशित किया गया। यार ये कब की बात कर रहे हैं, 1865, समझ में आई बात, 1865 में सड़कें तक नहीं होगी, आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी होगी उनके पास, समझ में आई बात, एक जगह पे जो बस गए तो बस गए, कब की बात हो रही है ना। अपने यहाँ तो ठीक है, इंडिया में तो 1980 या 90 के दशक में सड़कें नहीं थी, यहाँ से लेकर के मैहर तक पहुंचने में दम निकल जाता था, पता चला गाड़ी में गए तो गड्ढे में अंदर चले गए, ठीक है, दूसरे दिन बाहर आए। हाँ, ये हालत थी। तो ये रियल में यही स्थिति जो चल रहा था इस हिसाब से। अब तो ठीक है, गडकरी जी की बहुत मेहरबानी हो गई, यहाँ से दौड़ाव गाड़ी गनगनाते हुए पहुंच जाते हैं। 2010 से 14 के बाद, 2000 यानी इसके बाद ही यहाँ पे अब जो हाईवे वगैरह तो अभी बने ना, तभी इसके पहले हाईवे वर्ड सुना था, जबलपुर के यहाँ बाहर चले आप देखो, बिल्कुल लगते नहीं कि जबलपुर वाला एरिया, हाईवे वाला एरिया पकड़ो आप, कभी तिलवारा वाले एरिया में चले जाओ, हाईवे हाईवे एरिया देखो जरा, अलग बिल्कुल चीजें हैं, ठीक है। तो वो एक अलग हुआ। तो अब इसके बाद 1865 में इन्होंने प्रकाशित किया वहीं की एक पत्रिका में जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, आपको याद रखना है, ठीक है। जिस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित कराया था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। आगे चलते जाते हैं, फिर इसके बाद ABCDE, और इसके बाद आ जाते कौन सा पॉइंट था, 5, इसके बाद आते 6 नंबर, 6 नंबर आ गया मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण जो थे, पहला नंबर, पहला नंबर था, आप लोग भी सुधारेंगे, है ना, हिंदी बताएंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सूचनाओं के प्रसारण की कमी, सूचनाओं के प्रसारण की कमी, वेरी गुड, क्या चीज आई, राइट, सूचनाओं के प्रसारण की कमी, ठीक है कि नहीं, क्यों, तो देखिए है ना, पहले व्हाट्सअप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, राइट, अभी अभी होता तब भी इसके बाद अरे, और टीवी होता, रुक जा अभी जाना नहीं, मेंडल ने एक डिस्कवरी करी है यार, बिल्कुल यहाँ पर देख करके जाना, राइट, अरे होता ना, क्यों तिवारी, जैसे आने वाला था बिल्कुल इसके बाद, और कितना भैया सूचनाओं के प्रसारण की कमी थी उस समय, ना ट्विटर, ना व्हाट्सअप, ना इंस्टा, सबसे बड़ी बात जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है इंस्टा वाला, ठीक है, पता चला मेंडल ने सेल्फी लेकर के डाल दी, मतलब ठीक है, तो लोगों ने लाइक मार दी, धर 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 ना, कितना ज्यादा आ जाता है, तो ये सब चीजें कितनी कमी होगी बताओ, तो सूचनाओं के प्रसारण की कमी हो गई,
तो पहला नंबर हो गया सूचनाओं के प्रसारण की कमी। सूचनाओं के प्रसारण, सूचनाओं के प्रसारण की नॉर्मल वाला सा, अच्छा हाँ यार, वो कभी कभी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है, फिर मुझे यार ऐसे कैसे नहीं याद आएगा, आना चाहिए उसको, जरूरी है। सूचनाओं के प्रसारण की कमी, दूसरा नंबर सूचनाओं के प्रसारण की कमी, समझ में बात। दूसरा नंबर था ईगोइस्टिक प्रॉब्लम। ईगोइस्टिक प्रॉब्लम मतलब मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे बड़ी बात थी, ये आपकी उसमें दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए सुनो जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो कथा कहानी नहीं है, ये वाला पॉइंट भी मेंडल के असफलता के कारण जो थे, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सुनो 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 सुनो, उसको समझने के लिए इसको सुनना जरूरी है, ठीक है। जिस समय मेंडल ने वर्क किया उस समय चल रहा था नेचुरल सिलेक्शन। क्या चल रहा था? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब था कि भैया जो हमें कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? नेचर के कारण। नेचर जो सिलेक्ट कर लेती है उसकी वजह से। किसी ने नहीं बोला कि माँ बाप का कोई कंट्रीब्यूशन है, राइट। माँ बाप कुछ करते हैं, इसमें कुछ मतलब नहीं कि माँ बाप के जीन आते ही आते हैं, और मेंडल भाई साहब पहले ले आए एक पहली बार का कॉन्सेप्ट, राइट। उनने तो ये बोला नहीं, माँ बाप नहीं, उनके दादा दादी नाना नानी भी यदि होंगे तो भी करेक्टर में आ जाएगा, F1 F2 जनरेशन में आए, ठीक है। तो उस समय के लोगों को ये समझ में नहीं आया। मेंडल का जो जीन का कॉन्सेप्ट था उस समय के लोगों के लिए, समकालीन मेंडल के समकालीन लोगों के लिए बिल्कुल नया था, ठीक है। तो दूसरा नंबर लिखेंगे कि मेंडल का जीन और एलिल का कॉन्सेप्ट, मेंडल के जीन, मेंडल के जीन या युग्म विकल्पी, एलिल को लिखा जाता है युग्म विकल्पी, हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी, मेंडल के जीन या युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी की संकल्पना, की संकल्पना उनके समकालीन, उनके समकालीन लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। मेरी बात समझ में आई बात ना? पहली समकालीन मतलब उस समय के जो लोग थे और साइंटिस्ट थे वो चल रहे थे जितने भी थे, और बहुत सारे टांग अड़ाने वाले भी थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। उदाहरण के लिए उसमें एक नेगेली साइंटिस्ट थे, हम ऐसी कहानी बता दे रहे हैं जो रियल में। उस समय नेगेली एक थे बहुत जाने माने साइंटिस्ट। मेंडल भाई साहब ने बोला कि एक काम करते हैं यार, नेगेली जी जैसे साइंटिस्ट उनके पास अपने इतने साले 7 साल तक प्रयोग किए, चलो लेकर के जाते हैं। अब नेगली ने देखा, नेगली अच्छे खासे ओल्ड एज पर्सन, उन्होंने क्या करके ले आ गया, नई चीज एकदम, अभी से अभी का पैदा हुआ लड़का ये कहाँ से करके ले आया, राइट। थोड़ी इगोइस्टिक प्रॉब्लम भी थी, उन्होंने बोला कि नया कॉन्सेप्ट कैसे लाया, हम तो नेचुरल सिलेक्शन मान रहे थे, हमने क्यों नहीं सोचा। उन्होंने बोला एक काम करो, एक दूसरा प्लांट दिया हमने जिसका नाम था हेरेशियम, अब नहीं पूछा जाता छोड़ो, हेरेशियम हॉकवीड जिसको बोलते थे। उन्होंने बोला इसकी अलग अलग जातियों पर प्रयोग करो। अब मेंडल क्या थे उसमें, जब उन्होंने प्रयोग स्टार्ट किया तो वो एक रेशियो इशू आने बंद हो गए, समझ में आई बात? तो मेंडल बहुत दुखी हो गए, राइट। उनने ये सब काम बंद किया, उनने सोचा शायद ये एक स्पीसीज पे वर्क कर रहा होगा, जनरल नहीं, ये चीज नहीं हो रही होगी, और बहुत पुअर कंडीशन में उनकी डेथ हो गई 1884 में, ठीक है, 1884 में उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन बाद में डिस्कवर्ड किया गया कि मेंडल ने एक जो पौधा लिया था उसमें सहलग्नता नहीं थी, और जो हेरेशियम नेगली ने लिया उसमें सहलग्नता थी, तो दो चीज अलग अलग हो गई, है ना। मैं दोनों चीज आपको बाद में बताऊंगा, चिंता मत करो उसके अनुसार दोनों में क्या होता है, ये अपन ने कुछ देखा भी है। परंतु आप ये ध्यान रखें, पहला नंबर सूचना के प्रसारण की कमी थी, दूसरा जीन का कॉन्सेप्ट उनके समकालीन लोगों के लिए नया था, तीसरा, तीसरा सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। ढूंढ लें क्या एनसीईआरटी में, ढूंढ लें, उसी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, रुक जाओ। तुम लोग भी ढूंढ लो यदि मिल जाता है।
उसमें उन्होंने मैथ्स और सांख्यिकी का उपयोग किया, ऐसा लिखा होगा कि बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों को समझाने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, मैथ्स और सांख्यिकी का प्रयोग किया, ऐसा लिखा है एक जगह एनसीईआरटी में। इसलिए वो असफल हो गए, लिखा है कहीं। तीन कारण जो मैंने बताए ना, तीनों वहीं लिखे हुए, एक जगह पर लिखे हुए। बस ये देखो, मुझे थोड़ा सा मिला 89 में, 89 में। चलो देख लेते हैं, वेरी गुड। कहां पर? हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है। 89 में ऊपर लिखा हुआ है कि कारक के बाद देखो ऊपर दूसरे तीसरे पांचवी छठवीं नंबर लाइन पे, ऐसे एलिल एक दूसरे के साथ समर्थित थे। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आया क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से परिचित थे, जो मैंने बताया। तीसरा, उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल का जैव यानी जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार था। राइट, ये चीज याद है। तीसरा, 3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, दूसरा वो था। और पहला नंबर, एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। सबसे देखो दूसरा नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, 1 2 3 को तो आप मार्क कर लो, एक को मार्क करो, अच्छे से गोला लगाओ, एक को मार्क करो, एक को गोला लगाना है, केवल एक को गोले में कर दो, फिर दूसरे को मार्क करो, और फिर आखिर मिल गया दूसरी लाइन पे, और तीसरे में आप आकर के 7वीं 8वीं लाइन पे तीसरे को मार्क कर लो। समझ गए? और उसके अनुसार आप इसको पढ़ लें, ये ध्यान रखें। राइट, यहां आप मेरे अनुसार लिखो, बस यहां लिखो कि तीसरा नंबर लिखो कि इन्होंने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को बायोलॉजिकल बायोलॉजी बायोलॉजिकल प्रयोगों के लिए, बायोलॉजिकल प्रयोगों को समझाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रयोगों को समझाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रयोगों को समझाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रयोग को समझाने के लिए इन्होंने गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग किया, गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग किया। पेज नंबर 89, और ऐसा लिख लेना 12 पेज नंबर 89, और उसको गोले कर दो, एक पहले दूसरे तीसरे को गोले मार दो वहां, तो आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी वहां मिल जाएगी, यहां भी आपको समझ में जाएगी। ठीक है ना? यहां आपको शुद्ध हिंदी मिल गई, यहां मित्र आपको हिंदी मिली, वहां आपको देवनागरी मिल जाएगी जो समझ में नहीं आ रही है ना, जो उन्होंने लिखा हुआ उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा जितना मैं आपको। पहला नंबर, सूचनाओं के प्रसारण की कमी थी। दूसरा, उनके समकालीन लोगों को इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। तीसरा, उन्होंने वैसी बायोलॉजी वालों को मैथ्स की भाषा नहीं समझ में आती, उन्होंने मैथ्स का उपयोग कर लिया, तो ये भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। राइट, तो 3 चीजें इसमें थी जिसके कारण से मेंडल की असफलता के 3 कारण हो गए। ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद लिख लेते हैं डीओडी। ठीक है, 7 नंबर। रश्मि, ये डीओडी का है, डेट ऑफ डेथ। राइट, साइन 6 अप्रैल था, 6 जैन, 26 जैन। अरे तुम लोग को क्या करना, जनवरी में 1884 में इनकी डेथ हो गई, बहुत पुअर कंडीशन में, इसको कोई मतलब नहीं। हाँ, याद नहीं करना है, ठीक है। हाँ, लिख लिया डेट ऑफ डेथ। राइट, देन इसके बाद 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर, ये आपको याद करना है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों की पुनः खोज। राइट, ये किन्होंने की थी, किस ईयर में की थी, तो सबको मालूम है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ कब हुआ, किस ईयर में हुआ, सन 1900। राइट, 1900, 1900 मतलब 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में साइंटिस्ट के 3 ग्रुप थे अलग अलग। राइट, और ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना।
ह्यूगो डे ब्रीज, बिल्कुल ठीक। एंड शार्मक, SCHERMAC, शार्मक, ह्यूगो डे ब्रीज, कॉरेंस एंड शार्मक। शार्मक को शार्मक ही लिखते हैं हिंदी में, आप देख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ह्यूगो डे ब्रीज, कॉरेंस एंड शार्मक ने अलग अलग प्लांट पे अलग अलग वर्क करते हुए वही डिस्कवर्ड किया जो कि मेंडल 36 साल पहले कर चुके थे, राइट। फिर मेंडल को खोद के बाहर निकाला गया और बोला गया, भैया आप, यू आर द बिकम द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको हम जेनेटिक्स का फादर बनाते हैं, ठीक है। वही तो, ठीक है ना शिवाजी जी, समझ में आई बात। किसी सब्जेक्ट का फादर बनने के लिए मरना पड़ता है, समझ गए। हाँ। तो ह्यूगो डे ब्रीज जो थे, उन्होंने किस पे वर्क किया? इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर वर्क किया था, पोइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। और कॉरेंस एक अलग साइंटिस्ट थे। अच्छा चलो बता देते हैं, ह्यूगो डे ब्रीज, कॉरेंस एंड शार्मक, राइट। चलो देख लेते हैं इसके बारे में, आगे चले। आ जाते हैं नोट पे, आ जाओ भैया। नोट पहला नंबर, ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डे ब्रीज, राइट। ह्यूगो डे ब्रीज ने, आप लिख लेना, ये आना नहीं, ये नहीं आना, दूसरा पढ़ ले। मेंडल के प्रयोगों को पुनः प्रकाशित किया, लिख लो। मेंडल के प्रयोग, एक मिनट, पहला नंबर भी इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पर कार्य किया, इवनिंग प्रिमरोज, मतलब OENOTHERA, ओइनोथेरा स्पीसीज, एसपी मतलब स्पीसीज, ओइनोथेरा स्पीसीज पर कार्य किया। ध्यान रखना ये आपका बाद में आ रहा है, इवोल्यूशन में भी यही है। ह्यूगो डे ब्रीज ने किस पर कार्य किया था, राइट। एनसीईआरटी में दिया है तो ध्यान रखो कम से कम, यहां नहीं तो कहीं और काम आएगा, ठीक है। इन्होंने किस प्लांट के ऊपर वर्क किया था? इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर। दूसरा, मेंडल के प्रयोगों को पुनः प्रकाशित किया, मेंडल के प्रयोग को पुनः प्रकाशित किया, मेंडल के प्रयोगों को पुनः प्रकाशित किया। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों को उन्होंने क्या किया? पुनः प्रकाशित किया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ह्यूगो डे ब्रीज का पार्ट हो गया इवनिंग प्रिमरोज वाला पार्ट, और मेंडल के प्रयोग को उन्होंने क्या किया? पुनः प्रकाशित किया, लिख लिया, समझ गए। फिर दूसरा साइंटिस्ट लिख लो भाई, हाँ कॉरेंस लिख लो जरा। कॉरेंस भाई साहब ने राइट मेंडल के नियम दिए, मेंडल की वंशागति के नियम दिए जी। अरे समझ गए, ये तो एनसीईआरटी वालों को भी मालूम नहीं है, हमें को मालूम है बस, ठीक है। इन्होंने मेंडल के वंशागति के नियम बनाए, वंशागति के नियम दिए, राइट। अब एनसीईआरटी वाले तो इतने पगला हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है। मेंडल को क्या मालूम था? कोई नियम थोड़े बना के गए थे। मेंडल क्या करके गए थे? अपना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और निकल दिए बेचारे चुपचाप, है ना। बाद में उनके ऊपर स्टडी करके क्या होता है, कंक्लूजन, उसका परिणाम निकालना एक बहुत बड़े क्षेत्र होता है, राइट। कि क्या बनेंगे, क्या नियम बनना है, वो किसने बनाया? इन्होंने, ठीक है। तो मेंडल वास्तव में कोई नियम नहीं देकर के गए थे, लेकिन आपसे एनसीईआरटी में जब भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए, तो कितने दिए? 3 नियम दिए। क्या आंसर देना है? 3 नियम दिए, ठीक है। होशियारी नहीं, मेंडल ने कुल कितने नियम दिए थे? हालांकि मेंडल ने एक भी नियम नहीं दिया था, समझ में आई बात? ये आप बहुत अच्छे ध्यान रखें। मेंडल के वंशागति के नियम कुल कितने नियम है भाई? 3 नियम। कितने नियम है? 3 नियम। मेंडल के वंशागति के 3 नियम है जो मेंडल ने नहीं दिए, है कि नहीं बात? अरे बिल्कुल गजब वाली बातें होती हैं इसमें तो। अब एनसीईआरटी वाले भी बहुत बड़े वाले हैं, लेकिन वो बहुत बड़े वाले नहीं, बहुत सातर लोग हैं। सुनिए, 3 नियम को उन्होंने डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेट में, जो लोगों की समझ में आता नहीं है, और दूसरा नंबर हो गया सेकंड सेट।
फर्स्ट सेट ऑफ जनरलाइजेशन, सेकंड सेट ऑफ द जनरलाइजेशन। पहले कहा गया था, सुनो सुनो सुनो, एक अच्छे सुनना, 3 नियम आपने पढ़े हैं। पहला नंबर है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा वंशागति का नियम। हाँ, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। जी तिवारी जी, ठीक है। तो कौन सा हो गया? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। ठीक है, 3 नियम। लेकिन जब भी एम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछे थे कि मंडल की यानी वंशागति का दूसरा नियम कौन सा है? कौन सा हुआ? स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। उसका आंसर क्या होता था? क्योंकि वंशागति का नियम कोई नियम ही नहीं था। एक्चुअल में वंशागति का कोई नियम ही नहीं था। आप ये अच्छे जानते हैं, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी वालों के समझ में आया कि क्या करें, हमको सब पढ़ाना भी है और इनको उस चीज को हटाना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया कि फर्स्ट सेट, और उन्होंने बोला सेकंड सेट ऑफ द जनरलाइजेशन। तो सेकंड सेट ऑफ द जनरलाइजेशन, फर्स्ट सेट में उन्होंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा उन्होंने क्या लिखा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, राइट। और सेकंड सेट ऑफ द जनरलाइजेशन में लिखा उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। बिल्कुल हिंदी में लिख लो। जब यदि आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाएगा? सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन क्या है? मेंडल का सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन क्या है? आपसे पूछा जाना है यही। फर्स्ट सेट ऑफ जनरलाइजेशन कौन से हो जाएंगे? 2, और सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन हो जाएगा 1। ये एनसीईआरटी में उन्होंने इस चीज को दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो फर्स्ट सेट ऑफ जनरलाइजेशन है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, और सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए भाई? 3 नियम, जबकि उन्होंने कोई नियम नहीं दिया था। नियम बनाने वाले कौन थे? कॉरेंस। उन्होंने कितने नियम बनाए? केवल 2। कॉरेंस ने एक्चुअल में केवल 2 नियम बनाए। एक कौन सा? पृथक्करण का नियम, और दूसरा कौन सा था? स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। ठीक है, ठीक है। और जबकि हम कितना निशान लगाते रहते हैं? 3 3 3 करते रहते हैं। प्रभाविता का नियम कोई नियम नहीं था, क्योंकि प्रभाविता का नियम एक समस्या को हल करने के लिए था कि किस एलिल को प्रभावी माना जाए, किसको अप्रभावी माना जाए। तो उन्होंने बोला कि F1 में जो दिखाई देगा उसको प्रभावी मान लेते हैं यार, और जो नहीं दिखाई देता उसको अप्रभावी मान लेते हैं। चलो इस हिसाब से चलते चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन को लिखना है नेक्स्ट। हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते। तो ये हो गया, ये हो गया। तो नोट चल रहा था ना? हाँ, नोट में। चलो ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? 9 नंबर पॉइंट। हाँ, 9 नंबर, 9 नंबर। इसका जो भी पॉइंट है, पॉइंट से क्या करना, पॉइंट थोड़े नीट में पूछे जाने, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, आपको रुक जाओ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो पूछी गई थी, ठीक है, वही अपन लिखते हैं। और वो ज्यादा से लोगों के समझ में आई नहीं थी, अपन वही लिखते हैं। एनसीईआरटी में से चुरा लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मेंडल ने मटर को 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा अर्थात 7 जुड़े विपर्य लक्षणों को लिया, ठीक है। 78 नंबर पेज पर, जहां आपका 78 लिखा हुआ है, उसी के सामने बिल्कुल ये दिया हुआ है, ठीक है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा अर्थात 7 जुड़े विपर्य लक्षणों को लिया जिसके अन्य लक्षण समान थे, ठीक है। चलो इतना लिख लो, लिया बटन, जिसके अंदर लक्षण समान थे वो निकलना, 14 तक उतार दो, उसको हिंदी में समझाते हैं। ये अभी आया था 2019 की एनसीईआरटी नीट में था ये बिल्कुल यही स्टेटमेंट, ठीक है। सुनो तो, अब 19 में क्या था? उनने ये बस बोला था कि कितनी, 14 बार अलग कर दिया था,
14 की जगह क्या लिख लिया था, कितने, उसका आंसर क्या था, 40। ठीक है, हालांकि स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं समझ में आता, मेरी तो कभी नहीं समझ में आता क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में बताते हैं। ट्रू ब्रीडर प्लांट, ट्रू त्रदुप प्रजननी किस्में को कहा जाता है ट्रू ब्रीडर प्लांट। ट्रू ब्रीडर प्लांट्स, 14 उन्होंने ट्रू ब्रीडर प्लांट लिए, राइट, उन्होंने 7 विपर्ययी लक्षण लिए थे। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडर प्लांट लिए। तो ट्रू ब्रीडर प्लांट मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू ब्रीडर प्लांट जरूर लिख लेना, हिंदी में क्या लिखा, तद्रुप प्रजननी किस्में, ट्रू ब्रीडर प्लांट। 14 लिए थे उन्होंने, टोटल कितने लक्षण हो गए, 7। 7 लक्षणों को लेकर के, 7 विपर्ययी गुणों को लेकर के उन्होंने प्रयोग की थी, राइट। अब आप थोड़ा सा सुनिए, ठीक है। ट्रू ब्रीडर प्लांट कैसे अपन निर्धारित करते हैं, लिख लो अच्छा सब लोग पहले, बस उतने लिखना, ज्यादा मत लिखना। 7 तक में 7 किस्में ली बस, उसके अलावा नहीं। कितना लिखते जा रहे हो, पूरी एनसीईआरटी जा रहे हैं क्या, एक लाइन भर बोला है, ऐसा लग रहा है तुम लोग पूरा पैरा लेकर जा रहे हो बिल्कुल। हाँ सुनेंगे, ओके, ठीक है। अरे भैया सुन लो, कितना लिख रहे तुम लोग हैं, लिखने में लगे हुए। हाँ, ट्रू ब्रीडर प्लांट मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीडर प्लांट मतलब होता है बहुत इजी मैनर में कि यदि अपन देखो, इधर देखो, लंबे पौधे को लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराएं तो लंबे पौधे आ गए, ठीक है, लंबे आ गए। फिर इन लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो फिर से लंबे पौधे आ गए, ठीक है, और इन पौधों को फिर से अपन ने क्रॉस कराया तो फिर से आ गए लंबे पौधे। तो अपन 4 या 5 जनरेशन तक ये क्रॉस कराने पर भी सभी पौधे लंबे मिलते जाते, तो इनको ट्रू ब्रीडर प्लांट कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडर प्लांट। मतलब उसमें कोई नया लक्षण डेवलप नहीं होना चाहिए, कोई बीच में कोई नया लक्षण ना निकल आए। कोई नया लक्षण यदि निकल आता तो मतलब वो ट्रू ब्रीडर प्लांट नहीं है। मतलब हमको ये देखना कि नहीं भैया कैपिटल टी है, यदि उसमें कैपिटल टी है, केवल कैपिटल टी वाले भर बने हुए हैं, ये वाले शुद्ध हैं जिसको अपन बोलते शुद्ध, राइट, तो वो क्या पूरे लंबे पौधे पैदा करेंगे, राइट। इससे क्या पैदा होगा, केवल कैपिटल टी वाले, इनमें क्रॉस कर दो फिर से क्या निकलेंगे, कैपिटल टी वाले, इससे भी क्या होंगे कैपिटल टी। इनको क्या कहा जाता है, ट्रू ब्रीडर प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने, अब मेंडल ने इसके लिए कितने क्या लिए थे, कैरेक्टर्स, इन्होंने लिए थे कैरेक्टर्स के लक्षण, कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के होते हैं कॉन्ट्ररी ट्रेट्स, कॉन्ट्ररी ट्रेट्स, TRAITS, कॉन्ट्ररी ट्रेट्स, राइट। प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यायी गुण होते हैं, एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी, राइट। प्रभावी अप्रभावी एक्चुअल में इस टाइप से लिया जाता है। अब अपन को चलो लिखते जाना है, एनसीईआरटी निकाल लो जरा, और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके अनुसार ही हमको करना है। और हिंदी लिख लो बिल्कुल, वो वाली जो हिंदी दी हुई है वो भी आप लिख सकते हैं, या कैरेक्टर्स के कॉन्ट्ररी ट्रेट्स होते हैं, ये इंग्लिश में दिया जाता है, लेकिन जो लिखेंगे वो मेरे अनुसार लिखेंगे। पहला नंबर सुनेंगे, पहला नंबर होता है प्लांट लेंथ, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई उन्होंने क्या ली, टॉल, हिंदी वहां से उतार लो कोई दिक्कत नहीं है, टॉल एंड डॉर्फ, लंबा एवं बौना। इधर देखो, इधर देखो, अब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, और डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से। अरे गधो, ठीक है, अरे ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एलिल या युग्म विकल्पी। क्या कहलाते हैं, एलिल या, समझ में आई बात, एलिल या, रश्मि जी क्या कहलाते हैं, एलिल या युग्म विकल्पी। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना पढ़ते पढ़ते, पक्का दिमाग चल रहा ना अभी। हाँ इधर देखो, इधर देखो, प्लांट लेंथ, लंबाई को, डीएनए का जो अपन बोलते हैं लंबाई, लंबाई
लंबाई को निर्धारित करने वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे जीन। उसको क्या बोलेंगे? जीन। एक बोल दिया अपन ने लंबाई को निर्धारित करता है जीन। लेकिन जो डीएनए का सेगमेंट लंबाई को निर्धारित करता है वो दो तरह से कार्य करता है। एक कार्य करता है, एक कार्य नहीं करता। एक कार्य करता है और एक कार्य, तुम लिख लो तिवारी जी बस बैठे बैठे, जब हम समझाए करें अच्छे से समझो। वो डीएनए का जो सेगमेंट है एक कार्य करेगा और एक कार्य नहीं करेगा। जो कार्य करेगा उसको बोलेगा प्रभावी, और जो कार्य नहीं करेगा उसको क्या बोला? अप्रभावी। तो उसके क्या हो गए? दो टाइप से, क्योंकि अपने बोला लंबाई, लेकिन लंबाई में एक लंबा बन रहा है एक बौना बन रहा। तो इनको जो कंट्रोल करने वाली यूनिट होंगी उनको क्या बोल दिया गया उन्होंने? एलिल। जीन की सब इकाई क्या होती है? एलिल। जीन की सब इकाई क्या होती है? कोई दिक्कत तो नहीं? जीन किसके होते हैं? करेक्टर के। और एलिल किसके होते हैं? ट्रेट्स के। समझ में आ रही है बात? राइट। अपन बोले प्लांट लेंथ, लेंथ को कंट्रोल करने वाला अपन क्या बोलेंगे? जीन। अब जीन कैसे काम करता है? अब जीन काम करना स्टार्ट किया है ना, तो जीन एक अच्छे से काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा है। जीन मतलब क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन मतलब क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन की डेफिनेशन ही होती है। जीन मतलब क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी डीएनए के टुकड़े को अपन क्या बोलेंगे? जीन कहेंगे। अब डीएनए के टुकड़ा हो सकता है सही काम करे और हो सकता है वो सही काम ना करे, म्यूटेशन हो गया हो, है ना। तो उनकी तो नाम अलग अलग देने ना यार। एक पौधे में जो है सही काम करने वाले, एक में नहीं काम करने वाला। तुमने बोला इसको क्या नाम दे? बोले अब इनको यार एक और नाम दे दो। इनको जीन तो बोल नहीं सकते, तो काम करने वाला भी जीन, ना काम करने वाला जीन, तो उनको क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी। उनको क्या बोल दिया गया? तो जीन की उप इकाई क्या होती है? युग्म विकल्पी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तिवारी जी ठीक है ना? हाँ, जीन की उप इकाई क्या होती है? तो प्रत्येक जीन की दो सब जीन को के दो सब यूनिट रूप से यानी उप इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? एलिल। जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और डिप्लॉयड में हमेशा ऐसे उपस्थित होता है। डिप्लॉयड में दो एलिल होंगे, एक लक्षण के दो एलिल। क्या बोला मैंने? द्विगुणित जीवों, है ना। हाँ, आधे एलिल कहां से आए आपके पास? आधे एलिल कहां से आए? फादर से। मदर और फादर से ही आए ना। एक लक्षण का एक एलिल यहां से आया, एक लक्षण का एक एलिल यहां से आया। अब वो प्रभावी प्रभावी आ गए तो ठीक है, अप्रभावी अप्रभावी आ गए तो भी ठीक है, और प्रभावी अप्रभावी आ गए तो भी अपन कुछ ना कुछ तो आगे करेंगे। लेकिन द्विगुणित में हमेशा एक लक्षण के कितने एलिल होते हैं? दो। एक कहां से आता है? एक पेरेंट से। एक कहां से आता है? दूसरे पेरेंट से। यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। और दोनों मिलके ही एक प्रकार धारण करेंगे, ध्यान रखना। द्विगुणित में दो एलिल मिलकर ही एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। ये नेचर ही है, हमारा नेचर ही है ना। ऐसा नहीं होता कि कभी एग अकेले से पूरा जीव बन जाए। ह्यूमन में बना क्या कि अंडे से ही पूरा जीव बना दिया हो, 23 क्रोमोसोम हो और वो काम कर रहे हैं? नहीं होता पॉसिबल। एक क्रोमोसोम की कमी करके तो देख लो, आए बाएं दाएं दिखने लगता है सब, है ना। सिंड्रोम हो जाता है कि नहीं? बढ़ गया, घट गया। हाँ, एक एक्स पर पता चल जाए, एक एक्स कम हो गया तो चाल ही बदल जाएगी, ऐसे ऐसे करके चल रही ऐसे। समझ में आई बात? तो है कि नहीं? ये होता है, ये होते हैं ये कमी और ज्यादा करना, क्या कर सकते हैं। एक्स से वाई जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सुने, टॉल हो गया कैपिटल टी, डॉर्फ हो गया स्मॉल टी। अब यहाँ सुन लो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आज के डेट में अब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, और बेवकूफों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आज की डेट में रिसेसिव से उसको निर्धारित करते हैं। रिसेसिव से किसको निर्धारित करते हैं? रिसेसिव। रिसेसिव मतलब इसको स्मॉल डी लिया जाता है आज की डेट में, और इसको क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। उसको क्या लिखते हैं? स्मॉल डी। और इससे क्या लिखता है? कैपिटल डी। राइट। या इसको लिख देते हैं डी और इसको लिख देते डी प्लस। इसको लिख देते डी और इसको क्या लिख देते? डी प्लस। ठीक है। इसको जो है यदि आज के समय के हिसाब से इसको देख लें, ठीक है, तो इसे लिखा जाता, जो बाद में आने वाला है इसलिए, ठीक है, मैं आने वाले समय के अनुसार ही सब चीज चेंज कर देता हूं। डी और डी प्लस। यदि बाई चांस यहां जो भी वर्ड लिखा है, जैसे लिखा रहता वाई, क्या लिखा रहता है? वाई। वाई और वाई प्लस। तो वाई मतलब क्या हो गया? रिसेसिव करेक्टर। और वाई प्लस मतलब हो गया डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है। तो वाई मतलब हो गया येलो। वाई मतलब क्या हो गया? और वाई प्लस कोई और दूसरा होगा लक्षण। ठीक है। डब्लू,
W और W प्लस लिखा रहता है, तो W मतलब हो गया वाई। समझ गए? अरे समझ गए, कम से कम इतना समझे हो, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब एक काम करो इतना समझने के लिए, सहलग्नता। क्या हो गया शुक्ला जी, नींद आने लगी? नहीं ना? चुपचाप बैठो ऐसे ही अब तरीके से, ठीक है। और एनसीईआरटी निकाल लो जरा, पेज नंबर आ जाओ। कौन सा पेज नंबर? 92। 92 आ जाओ भाई, 92 नंबर पेज पे पहुंच जाओ। अब 92 में भी आप देखो, वहां y और w लिखा हुआ है। हाँ, अब ये चीज, ये देखो गधो, तुम लोग ने समझ नहीं रहे हो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। यदि आपसे यही लक्षण प्रभावी अप्रभावी में पूछ ली जाएंगे तो आपसे ना बनेंगे। ठीक है, ये है एक्चुअल में ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में यदि पूछ लिया जाता है, ड्रोसोफिला में बॉडी का रंग कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है, तो वाई मतलब पीला, प्रभावी क्या अप्रभावी? अप्रभावी। और वाई प्लस क्या है? वो ब्राउन है। इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी बाद में, मैं तो अभी से बता रहा हूं आपको। डब्ल्यू मतलब वाई, प्रभावी या प्रभावी? अप्रभावी। कौन सा है? अप्रभावी। और डब्ल्यू प्लस क्या है? वो है रेड आई, लाल आंखों वाली मक्खी। अरे मक्खी मूवी देख लो ना, वो नहीं देखी? मक्खी मक्खी तो कितने देख रहे हैं, रेड आई, तो वो म्यूटेशन से बात बनती है। राइट, तो ये सब ट्रिक है, ये सब जो मैं आपको बता रहा ना ट्रिक के मैनर में, कि आपको कैसे पकड़ना, नहीं तो वही रटते रहोगे बाद में। अब जो है किस हिसाब से लेने लगे? अप्रभावी लक्षण के हिसाब से। पहले किस हिसाब से लिया जाता था? प्रभावी के हिसाब से। राइट, और पहले क्या था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। आज की डेट में डी एंड डी प्लस। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है, ये मैंने अभी समझा दिया आगे केस के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो दूसरा नंबर अपन लेकर के चलते हैं, फ्लावर कलर। फ्लावर पोजीशन पहले ले लेते हैं, पुष्प की स्थिति, एक्साइल और टर्मिनल। आप लोग हिंदी लिखना बिल्कुल, हिंदी मातृभाषा है और बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ नहीं आता। राइट, एक्साइल। एक्साइल मतलब होता है पत्ती के कक्ष से निकलना है फ्लावर को। ठीक है, पत्ती के कक्ष से निकलना है, एक्साइल। पत्ती के कक्ष से निकलना है और यहाँ सिरे पर लगना है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना भैया, प्रभावी अप्रभावी, नहीं तो वहां भूल भटक जाओ। देखो देखो, ये इधर से निकलता है पुष्प तो वो प्रभावी है, और ऊपर लगा रहता है तो वो अप्रभावी है। ठीक है, इसे कहते हैं कक्षक, इसे कहते हैं अग्रस्त। समझ गए? हाँ, ये अच्छे से ध्यान देना। तो हो गया एक ये पार्ट, फिर आ गया अपना तीसरा नंबर अपन ले लेते हैं। चलो इसके बाद थर्ड नंबर, नहीं इसी कलर से ले लो पहले। फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कौन सा है? वॉयलेट एंड व्हाइट ना, पक्का? देखो, वॉयलेट, बैगनी और सफेद, ये दिया, बैगनी और सफेद ही दिया ना? हाँ ठीक है, बता देना, उसी हिसाब से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। चौथा नंबर, पॉड। पॉड, पॉड कलर, मटर की फली का रंग। मटर की फली कैसी होती है? हरी, ग्रीन और येलो, मटर की फली। अब हो गया पॉड शेप, पॉड का आकार, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। हिंदी उसमें देख लेना, फूली और चपटी, कई बार फुल भी लिख दिया जाता है, फूली और चपटी। बिल्कुल आप लोग इसी मैनर में बस लिखते चले जाओ और कुछ नहीं, फूली और चपटी। ठीक है, सिक्स नंबर है सीड कलर। सीड कलर, सीड कलर,
सीड कलर इसका उल्टा कर दो, बस और कुछ नहीं दिमाग लगाना। येलो एंड ग्रीन, फली का उल्टा। और 7, इसका सीड शेप जो है राउंड एंड रिंकल, गोल और झुर्रीदार। और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, राइट। एनसीईआरटी में सब पार्ट दिया हुआ है A to Z, आपको इसी मैनर में लिख लेना है बस। हो गया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बीज का रंग और बीज का आकार। ठीक है, वो उसी में लिखा हुआ, पूरे 7 के साथ वैसे उतार लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी, एनसीईआरटी में दिया ना, पूरे 7 वही उतारो, हिंदी में उतारो, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। ठीक है, अब इसके बाद बस आएगी, हो गया, अब नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, अब क्या है कि शक्लें नजर आने लगेंगी। ठीक, हाँ, तो पहला नंबर प्लांट लेंथ वाला पार्ट उन्होंने लिया, दूसरा फ्लावर से रिलेटेड उन्होंने 2 पार्ट लिए, और पॉड से रिलेटेड 2 पार्ट लिए, और सीड से रिलेटेड 2 पार्ट लिए। तो एक लक्षण ये था, इसके 2 थे, इसके 2 थे, और इसके 2 थे। क्या आप अच्छे से ध्यान रखें, यदि ये क्वेश्चन एमपीपीएमटी में आया था कि मेंडल ने मटर की फली के कुल कितने लक्षण लेकर के अपने प्रयोग किए, तो 2, उसका आंसर क्या था? 2, राइट। ये पूछा जाए मटर के फूल के कुल लक्षणों पर कार्य किया तो कितने थे? 2। और मटर की फली पर, ये तो इसके 2 से सीड पर कितने थे? 2। और एक था पौधे की लंबाई। फूल के 2 लक्षण थे, फली के 2 थे, और बीज के 2 थे। ठीक है, अब इसके बाद वाला पार्ट अपन नेक्स्ट पीरियड में करते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, ये रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा जिसको जो चाहिए है, क्योंकि आगे फिर मेंडल वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा जिनने नहीं समझा होगा तो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि यहीं सामने आकर के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे हमें भी पता चलता है कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों राज? हाँ, समझ में आता है कम से कम, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई होती है थोड़ी। अब तो ऑनलाइन तो पता नहीं है कितने हैं भी कि नहीं है, कितने निकल लिए, ये नहीं मालूम चलता। हाँ, बीच में ही चले गए, बोले बहुत देर हो गई यार, भूख लगी है। ये तो अपन पढ़ते रहेंगे आराम से, अगले साल भी पढ़ लेंगे। चलो, ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू।